हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में। तो जैसा कि 18 फरवरी को आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं हैं और अगर आप पढ़ते हैं कक्षा 10 में, आपकी भी 18 फरवरी को बोर्ड परीक्षा है। कौन से विषय की? हिंदी विषय की। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्यांशों को। अब चाहे वो मित्रता चैप्टर का हो, भारतीय संस्कृति चैप्टर का हो, क्या लिखूं चैप्टर क्या हो, ममता चैप्टर का हो, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर का हो, या फिर अजंता चैप्टर का हो, या फिर सबसे आखिरी में है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इस चैप्टर का हो। हम आज के इस सारे चैप्टर को मिला करके यानी कि पूरी किताब के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांशों को लेकर के आए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, छोटी सी वीडियो रहेगी और अंत तक देख करके जरूर जाइएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी से 4 चांद लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पाठ एक हमारा मित्रता है, हम सभी जानते हैं। जिसके लेखक कौन है? लेखक है इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है वो कौन सा है? देखो, 7 सेट होते हैं, आपके भी सेट में ये प्रश्न जरूर से देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहला गद्यांश क्या कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। हमें क्या आशा रखनी चाहिए? देखो, हम जानते हैं ना कि सभी के जीवन में दोस्त जरूर होते हैं और जो हमारे दोस्त होते हैं वो एक औषधि के समान होते हैं। जैसे कि बीमार होने पर दवाइयाँ काम देती हैं ना, वैसे ही जब आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपके वही दोस्त होंगे जो कि सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। और हमें अपने मित्रों से ये आशा और उम्मीद भी रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। जब भी कभी हम कोई अच्छा फैसला लेंगे और कहेंगे कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, तो हमारे दोस्त सबसे पहले नंबर पर होंगे जो कि हमें बताएंगे कि हाँ तुम ये कर सकते हो, खुद पर विश्वास रखो। देखो, गद्यांशों में क्या होता है कि कोई भी आंसर निश्चित नहीं होता। आप बना करके जो आपको समझ में आएगा वो लिख देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, संदर्भ तो निश्चित जरूर से होगा। तो प्रश्न पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखो, जैसा कि पाठ का नाम मित्रता है, लेखक इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो इसके उत्तर में बिल्कुल आसानी से आप यही लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या 2 की रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। मान लो कि ये पूरा रेखांकित है और इन सभी की व्याख्या करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या फिर शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक अच्छी दवा यानी कि औषधि शरीर के रोगों को दूर कर देती है, उसी प्रकार एक सच्चा और विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन के मानसिक दोषों एवं बुराइयों को दूर करने में सहायक होता है। वो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। तीसरा है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है? बताओ, सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना एक उत्तम वैद्य यानी कि डॉक्टर और माता के धैर्य से की है। तो ये आपका पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वायरल गद्यांश पूरा हुआ। अब स्टार्ट होगा हमारे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो कि है मित्रता, और मित्रता लिखा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखो, ये वही वाला है, चैप्टर अलग से नहीं आया। दूसरा गद्यांश आपके मित्रता से ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही इसके लेखक हैं, वरना तो ममता चैप्टर आ जाता और उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हो जाते। तो गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ये भी आपने देखा होगा कौन कौन से सन में ये पूछा गया है। 2025 में आया, 25 में आप लोग एग्जाम देंगे, 25-26 में, 22 में पूछा गया था, 23 में, 24 में, इसके पहले 21 में, 20 में, 19 में, 18 में। कोई भी सेट उठा करके देख लो, सभी में पूछा गया था।
तो सबसे पहला है कि कुसंग का प्रभाव क्या पड़ता है। कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है कि कुसंग यानी कि बुरी संगति एक भयानक बीमारी की तरह होती है और ये मनुष्य के अच्छे गुणों, उसकी नैतिकता और उसकी बुद्धि तीनों को नष्ट कर देती है। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित अंश कौन सा है? सपोज दैट पूरा आपका रेखांकित अंश है तो पूरे की व्याख्या करना है। व्याख्या आप इसकी किस प्रकार करेंगे कि लेखक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाए तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है जो कि निरंतर उसे पतन, गिरावट की ओर लेकर के जाती है। इसके विपरीत अच्छी संगति उसे उन्नति की ओर ले जाती है। देखो, जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही आपको वैसा ही लिखना है। आपको जो चीज जैसी समझ में आएगी आप सब बना करके लिख सकते हैं और कुछ भी गलत नहीं होगा, वो सही होगा। लेकिन हाँ, बस वही बात है कि गाना और फालतू चीजें मत लिख देना, क्योंकि एग्जामिनर भाई पागल तो बैठा नहीं है। वो इतनी सारी डिग्रियां लेकर के पढ़ लिख के बैठा है तो वो अच्छा खासा कॉपी चेक करेगा, अच्छा खासा नंबर देगा। तो तीसरा वाला गद्यांश आपका है दूसरे वाले पार्ट से, जो कि पार्ट का नाम है ममता और ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो गद्यांश इसमें क्या है कि हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिल सकेगी। तो सबसे पहला है कि ममता ने परमपिता की इच्छा के विरुद्ध किसे कहा है। तो सीधे से पैराग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है कि ममता के पिता ने रिश्वत के रूप में जो सोना स्वीकार किया था उसे ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध माना है। ममता का कहना है कि अरे भगवान ऐसा कदापि नहीं सोचेंगे कि मैं ढेर सारे सोने को रिश्वत के रूप में स्वीकार कर लूं। यदि मैं एक ब्राह्मणी हूं तो क्या कोई मुझे एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दे देगा खाने के लिए? हाँ, लोग दे देंगे। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो मान लो पूरे चीजें रेखांकित हैं तो इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे। ममता अपने पिता से कहती है कि यदि ईश्वर ने हमारे भाग्य में विपत्ति लिखी है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और आने वाली मुसीबत के लिए अभी से गलत तरीके से धन इकट्ठा करना ईश्वर की इच्छा का अपमान करता है। यदि ईश्वर ने हमारे भाग्य में विपत्ति लिख ही दी है तो हमें तो उसे मानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, सामना करना ही पड़ेगा और उससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद चौथा आपका गद्यांश आ जाएगा जो कि भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से रिलेटेड होगा और लेखक इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। गद्यांश क्या है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। सीधी सी बात है, पैराग्राफ को समझ लीजिए। एग्जाम में तो जो आपके मन में आएगा सब लिख करके आ जाओ, सही रहेगा। देखो, पैसेज रिलेटेड है हमारे विज्ञान से। अब विज्ञान तो आप जानते ही हैं, विज्ञान क्या है कि हमारे हाथों में अतुलनीय शक्ति दे रहा है। इतनी ज्यादा शक्ति विज्ञान हमें दे रहा है कि अरे हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा सोचो, आज आप अपने मोबाइल फोन में, टैबलेट में या फिर कंप्यूटर में बैठ करके इस वीडियो को देख रहे होगे तो कैसे देख रहे होगे? विज्ञान की ही तो देन है। विज्ञान ने ही तो मोबाइल बनाया है, विज्ञान ने ही तो इतनी डिजिटली चीजें हमें प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि सारी चीजों का अच्छा प्रयोग भी होता है, खराब भी होता है। तो जहाँ हम विज्ञान का प्रयोग अच्छे चीजों के लिए करेंगे, वही कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि इसका प्रयोग बेकार तरीके से करेंगे। जैसे कि परमाणु बम बना करके दूसरे देश पर गिरा दो, ढेर सारे लोग मर जाए, तो ये बेकार ही है ना। आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसी एक देश ने दूसरे देश के ढेर सारे लोगों को मार दिया तो वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। कभी भी खून खराबा अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ से आता है कि लेखक ने विज्ञान के संबंध में कौन सी चेतावनी हमें दी है। आंसर है कि लेखक का मानना है विज्ञान ने मनुष्यों को असीमित शक्ति दी है, लेकिन यदि हमारे मन में नैतिक अंकुश नहीं होगा तो हम इस शक्ति का उपयोग दूसरों के विनाश के लिए करेंगे। यदि लोगों को नहीं पता होगा कि विज्ञान का सही से प्रयोग कैसे करना है तो वो निश्चित रूप से दूसरों को
गिराने में और बेकार तरीके से विज्ञान का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि विज्ञान की शक्ति को संतुलित करने के लिए क्या जरूरी है। तो आंसर है कि विज्ञान की शक्ति को संतुलित करने के लिए नैतिक चेतना या फिर अहिंसात्मक त्याग की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। पांचवा वाला पैराग्राफ आपका आ जाएगा अजंता वाले चैप्टर से, जिसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय जी। गद्यांश देखो बड़ा छोटा बहुत दे सकता है और कभी कभी बोर्ड के परीक्षा की कॉपियों में भी गलतियां हो जाती हैं। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आपको मिलेगा उसमें भी गलती हो सकती है। हम लोगों ने खुद ही देखो एग्जाम दिया था तो ऐसे ही गद्यांश दे दिया था, उसके नीचे अंडरलाइन ही नहीं था। अब बच्चों ने पूरे के पूरे गद्यांश का व्याख्या कर दिया। तो हाँ, इंसान है, पेपर बनाने में गलती हो सकती है, मशीन है, उससे भी गलती हो सकती है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज इसमें क्या रहेगी कि हम लोग सारी चीजों को पढ़ ले, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके उस चीज को लिख करके आ जाएं। तो गद्यांश है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे कहानी पर कहानी बनती चली गई हो। तो प्रश्न पहला आता है कि अजंता की दीवारों की क्या विशेषता है। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं अपने चित्रों के लिए। आंसर है कि अजंता की दीवारों पर चित्र इस प्रकार बनाए गए हैं मानो उनमें प्राण फूंक दिए गए हों। वो चित्र मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अनेक कहानियों को जीवंत रूप में दर्शाते हैं। सारी चीजों को जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीजों का चित्र बना पड़ा है उसमें। रेखांकित अंशों की व्याख्या की बात करें तो सपोज दैट पूरा आपका गद्यांश रेखांकित है। व्याख्या कैसे करोगे। लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर कला का इतना सुंदर प्रयोग हुआ है कि वहां का कोना कोना बोलता प्रतीत होता है। वहां बंदरों, हाथियों और बुद्ध के जीवन की कथाओं को बहुत ही सजीवता से उकेरा गया है। तो देखो यही था हमारा पूरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश। पढ़ना चाहो तो और ज्यादा भी गद्यांशों को पढ़ सकते हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं तो यही वो गद्यांश थे जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना मत भूलना, और अगली वीडियो आपके कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना। तो मैं मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। बहुत ही कम समय बचा है तो अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को काफी ज्यादा अच्छे से करते रहिए। आप सभी किसी भी कदम पर दिक्कत होगी, कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी, कमेंट हमेशा ओपन है। कमेंट करो कि दीदी ये वाला नहीं आ रहा है, इसका आंसर करवा दो, ये वाला क्वेश्चन बता दो, ये आंसर बता दो, ये पेपर करवा दो, तो आपकी दीदी सब करवा देगी। बस एक काम करना है, प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा अच्छा सा कमेंट कर देना है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।